गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं आज के समाचार पत्रों की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आइए आज 21 अप्रैल के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। देश भर में सोमवार से लॉकडाउन के बीच कारोबारी गतिविधियां, सरकारी दफ्तरों में सशर्त काम शुरू हो गया। यह छूट उन इलाकों में लागू की गई है जहां कोरोना का प्रभाव ना के बराबर है या जो कम प्रभावित हैं। दिल्ली, एनसीआर और लखनऊ व कानपुर जैसे इलाकों में कोरोना के नए मामले मिलने से पाबंदी में कोई ढील नहीं दी गई है। सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डाटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर को भी मंजूरी मिली है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सोमवार से कमोवेश सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय में कामकाज की फिर से शुरुआत हो गई है। सचिवालय में रौनक लौटती नजर आई। यहाँ लगभग 33% कर्मचारी मौजूद रहे। कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें छूट दी गई है, जैसे किसानों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी, कृषि उपकरण की दुकान खुली रहेगी, बिजली मरम्मत के कार्यों से जुड़े लोगों के अलावा प्लम्बर और कारपेंटर को काम के लिए छूट मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी पैकेजिंग सामग्री और कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयां चालू रहेंगी। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुले रहेंगे। शहर के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग और अन्य इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य शुरू रहेगा। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां पर पाबंदी की गई है, जैसे सार्वजनिक यातायात, अंतर्राज्यीय आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, हवाई और ट्रेन सेवाएं, सिनेमा घर, मॉल, जिम आदि। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। ई कॉमर्स कंपनियां को काम शुरू करने को कहा गया है, लेकिन गैर जरूरी उत्पाद बेचने में छूट नहीं है। यूपी में सरकार ने छूट देने का फैसला जिलाधिकारियों पर छोड़ा है, वे हालात देखकर निर्णय लेंगे। सुबह 10 बजे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर थे और साथ में टीम के 11 अधिकारी भी थे। रोजाना की तरह फीडबैक और निर्देश कोरोना संक्रमण से चल रही जंग का यह हिस्सा है, पर आज साफ झलक रहा था कि वो अपने पिता आनंद बिष्ट की नाजुक हालत को देखकर चिंतित थे। अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि बैठक शुरू हुए 20 मिनट ही हुए होंगे कि मुख्यमंत्री के खास एक व्यक्ति ने आकर पर्ची दी। उसमें उनके पिता के गोलोकवासी होने की खबर थी। मुख्यमंत्री ने पर्ची पढ़ी और किसी को फोन पर बात कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने आधे मिनट में बात खत्म कर दी। सबने देखा कि मुख्यमंत्री की आंखें नम हो चुकी हैं। उनके शांत चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस वज्रपात की घड़ी में कैसे भाव उनके मन में आए होंगे। उन्होंने फिर मीटिंग शुरू कर दी। आनंद सिंह बिष्ट का एम्स में निधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने सोमवार को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वे 13 मार्च से एम्स में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को उनके पैतृक गांव पंचूर में हुआ। उनके अंतिम संस्कार में योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हो पाएंगे। आइए आज स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस पर नजर डालते हैं। भारत में अभी तक कुल 17,665 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 559 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2,842 लोगों को अभी तक ठीक किया जा चुका है। 1,540 लोग पिछले 24 घंटों में संक्रमित हुए हैं। प्रदेश में सोमवार को कोरोना संक्रमित एक यूनानी डॉक्टर की मुरादाबाद में मौत हो गई। इस तरह प्रदेश में अब तक कोरोना से 18 मौतें हो चुकी हैं। सोमवार को 84 नए मरीज सामने आए। इनमें अकेले कानपुर के ही 30 हैं। इनके साथ ही प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,184 तक पहुंच गई है। इनमें से 814 तबलीगी जमात और इनके संपर्क में आए लोग हैं। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का विधिवत शुभारंभ करने की तैयारियों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को यह जानकारी दी। कोरोना की वैश्विक महामारी के भारत में प्रवेश से पहले ही राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला को परिसर में नियत स्थल पर प्रतिष्ठित
कराकर यथाशीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने की योजना बनाई थी। महाराष्ट्र के पालघर में जिन 3 लोगों को पीटकर हत्या किए जाने के मामले में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। ठाकरे ने शाह से अनुरोध किया कि वे उनके खिलाफ कार्यवाही करें जो पालघर हिंसा को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने मामले में पहले ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महामारी के कारण लॉकडाउन होने से नौकरियों पर संकट गहराने के बीच एक अच्छी खबर आई है। पिछले एक माह में टेक महिंद्रा, IBM, ग्रोफर्स, बिग फास्फेट, कैप जेमिनी, डिलाइट, वॉलमार्ट, लैब्स, गूगल और अमेजन समेत कई कंपनियों ने 2 लाख से ज़्यादा नौकरियों के लिए विज्ञापन भी दिए हैं। मानव संसाधन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अनिश्चित दौर में नियुक्ति प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है, पर IT, बैंकिंग सेवा, बीमा और ई-कॉमर्स में नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। गृह मंत्रालय ने देश के 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर बताते हुए वहां केंद्र की अंतर मंत्रालयी टीम भेजी। ये टीम जमीनी स्तर पर लॉकडाउन के पालन, सड़क या दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य ढांचा, PPE सहित अन्य इंतजाम का आकलन करके राज्य सरकार को स्थिति रिपोर्ट में सहयोग करेगी। ये टीम केंद्र को रिपोर्ट करेगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कम से कम 53 मीडियाकर्मी ऐसे हैं जिनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। BMC के एक अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 की जांच के लिए 16 और 17 अप्रैल को आज़ाद मैदान में शिविर लगाया गया था। इस दौरान 171 मीडियाकर्मियों के लार के नमूने लिए गए थे। कोरोना वायरस से संक्रमित 1176 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 129 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। इनमें से 1030 एक्टिव केस हैं और यूपी में 8 जिले महामारी से अभी तक मुक्त कर दिए गए हैं। देश में कोरोना रोगियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बार फिर दावा किया कि लॉकडाउन से स्थिति में सुधार आ रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या 2 गुनी होने की रफ्तार और धीमी हुई है। कई राज्यों में यह रफ्तार राष्ट्रीय औसत से भी कम है। कोरोना मुक्त जिलों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 6 और जिले इसमें सूची में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन को प्रभावी बनाने में पुलिस बलों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और व्यापारियों के योगदान की सोमवार को सराहना की। उन्होंने देश के ऐसे नागरिक, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक और परमार्थ संगठनों तथा रेड क्रॉस की भी प्रशंसा की जो विभिन्न तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी थे। इस समय लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भारत में कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की बढ़ती संख्या में प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। देश के 10 प्रमुख राज्यों में अब तक मिले कुल संक्रमितों में से औसतन 67% ऐसे हैं जिनमें कोरोना जांच की रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है, लेकिन उनमें वायरस के कोई लक्षण नहीं थे। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस के पीछे ये छिपे वाहक अनजाने में बड़े पैमाने पर अपने संपर्क में आने वाले लोगों को संक्रमण में फैला रहे हैं। इसलिए रैपिड या पूल जांच के जरिए इनकी पहचान करना और आइसोलेशन में भेज देना जरूरी होता है। भारत के शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में सोमवार को बड़ी सफलता मिली। माल्या ने भारत प्रत्यर्पित किए जाने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में केस दायर किया था, जिसमें उसकी अपील खारिज हो गई थी। बंद पड़ी किंग फिशर एयरलाइन के 64 साल के प्रमुख माल्या ने इस साल फरवरी में सुनवाई के दौरान भारत प्रत्यर्पित किए जाने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश स्टीफन इरविन और न्यायाधीश एलिजाबेथ लांग की 2 सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में माल्या की अपील खारिज कर दी है। देश में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के गंभीर मरीज का सफल इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में किया गया है। प्लाज्मा थेरेपी देने पर चौथे दिन ही
मरीज वेंटिलेटर से बाहर आ गए। उन्हें आईसीयू में दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर इसे उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे हैं। एम्स के प्रोफेसर नवल विक्रम के मुताबिक एक व्यक्ति के प्लाज्मा से 3 से 4 नए मरीजों को ठीक करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। दरअसल एक व्यक्ति के खून से अधिकतम 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जा सकता है। वहीं कोरोना से बीमारी के शरीर में एंटीबॉडी डालने के लिए लगभग 200 मिलीलीटर तक प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है। जिन रोगियों की तबीयत ज़्यादा खराब है उन्हीं को यह दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी देश में ठीक हो चुके रोगियों की संख्या बहुत कम है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल की बजाय अब 15 मई को खोले जाएंगे। सीएम आवास पर सरकार व राज्य परिवार के प्रतिनिधियों के बीच बैठक के बाद फैसला लिया गया। केदारनाथ के कपाट खोले जाने की नई तारीख आज ऊखीमठ में होगा। सीएम आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे बद्रीनाथ की कपाट खोलने की नई तिथि को लेकर बैठक हुई। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने सोमवार को कहा कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए भारत के नए नियम WTO के गैर भेदभाव वाले सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। यह मुक्त व्यापार की प्रवृत्ति के खिलाफ है। अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त बाधाओं को लागू करने वाली नीति G20 समूह में निवेश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के लिए बनी आम सहमति के खिलाफ भी है। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह कोरोना वायरस महामारी के बाद घरेलू कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग शुरू हो गई है। इस जांच को वैज्ञानिक बेहद अहम मान रहे हैं। इससे अगले एक सप्ताह के भीतर देश में कोरोना की वास्तविक संक्रमण की स्थिति का सटीक आकलन होने का अनुमान है। सरकार को यह समझने में भी मदद मिलेगी कि देश में कम्युनिटी संक्रमण का खतरा है या नहीं। जांच किट मिलने में विलंब के चलते रैपिड जांच देरी में शुरू हो रही है। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में एक फूड डिलीवरी बॉय के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है। डिलीवरी बॉय और उसके 5 परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय पॉजिटिव मिला था। इटली, स्पेन और फ्रांस में तबाही मचाने के बाद कोरोना वायरस का कहर कुछ हद तक थमता नजर आ रहा है। बीते एक हफ्ते में आए आंकड़ों को देखें तो इन देशों में न सिर्फ नए मामलों की कमी आई है, बल्कि मौतों की दर भी काफ़ी घटी है। सरकारों और विशेषज्ञों को इन आंकड़ों से उम्मीद नजर आ रही है। लॉकडाउन के बीच सोमवार को दफ्तर खुलते ही लोक सेवा आयोग ने PCS सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। आयोग ने सोमवार को इस भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया। विस्तृत विज्ञापन 21 अप्रैल को वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सचिव जगदीश ने बताया कि परीक्षाएं शुल्क 18 मई तक जमा की जाएंगी। शुल्क जमा करने के बाद आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21 मई है। सचिव ने बताया कि PCS 2020 में फिलहाल 200 पद शामिल है। PCF और RFO के लिए रिक्त पदों का अधियाचन अभी शासन में नहीं मिल सका है। लॉकडाउन के बाद दफ्तर खुलते ही लोक सेवा आयोग ने लंबित परिणाम पर काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को पहले ही दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों का एक बड़ा परिणाम घोषित किया। प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के कुल 544 रिक्त पदों के लिए चयन किया जाना था, लेकिन 521 पदों के लिए ही चयन हो सका। 23 पदों पर चयन नहीं हो सका है। यदि न्यूज़ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मनोबल मिलता रहे, और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।